नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर की। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। अंतिम यात्रा में भारी भीड़ जुटी तो वहीं सभी लोगों ने हत्यारों के लिए फांसी देने के नारे भी लगाए। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। शहर में कर्फ्यू के बाद भी उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ जुटी। लोगों ने हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए। पूरा शहर कन्हैया की हत्या के विरोध में बंद रहा। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया था। इससे पहले पोस्टमार्टम के बाद जब उनका घर शव ले जाया गया तो घर में कोहराम मच गया। बिलखती पत्नी ने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। कन्हैया लाल की तालिबान तरीके से हत्या के बाद पूरे शहर में पुलिस तैनात कर दी गई। 1 महीने के लिए पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आरोपियों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने पूरे उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। उदयपुर के टेलर कन्हैया के हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस ने आरोपी रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद को राजस्थान के राजसमंद से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद दोनों आरोपी बाइक से पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे थे। तभी जानकारी मिलते ही तुरंत बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और राजसमंद से दोनों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान उदयपुर के सूरजपोल इलाके के निवासी गौस मोहम्मद, बेटे रफीक मोहम्मद और अब्दुल जब्बार के बेटे रियाज के रूप में की गई। राजसमंद में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि आरोपियों की पहचान की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भीम क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान पकड़ लिया गया। उदयपुर में दिन दहाड़े हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों ने जुर्म को स्वीकार करते हुए वीडियो पोस्ट किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से एक की पहचान रियाज अख्तरी के रूप में हुई है। अख्तरी के संबंध पाकिस्तान स्थित दावत इस्लामी से बताए जा रहे हैं। इस संगठन की भारत में भी ब्रांच है। दावत इस्लामी के कुछ मेंबर 2011 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से गवर्नर सलमान ताशीर की हत्या समेत कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे। आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों के ISIS के से संबंध हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में दबोचा गया। हमलावरों ने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि टेलर कन्हैया लाल ने कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा के पैगंबर पर टिप्पणी के समर्थन में एक पोस्ट किया था। 10 मई को कन्हैया लाल पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। कोर्ट में पेशी के बाद कन्हैया लाल की बेल हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि लगातार धमकियों से कन्हैया लाल काफ़ी परेशान थे और कई दिन तक उन्होंने अपनी दुकान भी नहीं खोली थी। दुकान खोलने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सरकार से क्या मांगे आप? फांसी दो उनको, फांसी दो, इनका क्या होगा? सरकार ने आपको मुआवजा और नौकरी की बात कही है, तो और क्या? फांसी दो उनको, फांसी दो। मत रखो। मेरा आदमी तो चला गया, अब मैं क्या करूं? बताओ क्या करूं? ये इस फेसबुक का ही विवाद था या और पहले से भी कुछ था ऐसा चल रहा था? कुछ नहीं था, ये फेसबुक का इतनी सी बात के लिए उनको खत्म कर दिया। फांसी चाहिए, बस फांसी ने इसको गट्टा करो, बस ऐसे काटा मेरे भैया को, ऐसे काटा तो ऐसे इसको काटा, ऐसे काटो बस। जैसे मेरे मामा को मारा जैसे उसको मारा जाए और हमारे सामने मारा जाए उसको, पता है? हमारे मामा दुकान में घुस कर हमारे मामा को जब पुलिस ये सब कहाँ गई थी? कहाँ थी ये पुलिस?
उन्होंने रिपोर्ट भी जब दुकान में घुस कर मेरे मामा तो चुपचाप कपड़े सिल लेते थे, मेरे मामा को वहाँ पे आके चक्कू घुसेड़ दिया, इस तरह से उसे भी चक्कू घुसेड़ के हम मारना चाहते हैं। अगर कानून कुछ नहीं करना चाहता है तो उसे हमें सौंपो, ताकि हम उसे कुछ भी करें, हम उस तरह से मारना चाहते हैं हम उसको। सरकार ने आपको क्या आश्वासन दिया है? सरकार के पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मौत चाहिए, मौत के बदले मौत। बुलेटिन में बात अब महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर घमासान चल रहा है। इस बीच शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने राज्यपाल ने पहले सीएम से बहुमत साबित करने को कहा था, जिसके बाद शिवसेना ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, अब इस पर अभी भी आशंका जताई जा रही है। राज्यपाल भगत सिंह के आदेश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट पर रोक की मांग की है। बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। इसमें सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें उद्धव की महाविकास आघाड़ी सरकार को बहुमत साबित करना होगा, जो कि फिलहाल उनके लिए मुश्किल लग रहा है। इसलिए शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। शिवसेना के चीफ सुनील प्रभु ने फ्लोर टेस्ट पर रोक की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अभी 16 विधायकों के बागी के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाई है। शिवसेना ने यह भी कहा है कि कार्रवाई पूरी होने से पहले फ्लोर टेस्ट नहीं किया जा सकता है। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने फ्लोर टेस्ट की मांग को गैर कानूनी बताया। वह बोले कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अभी पेंडिंग है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी और राज्यपाल मिलकर संविधान से खेलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट में पीठ के सामने मेंशन किया गया है, जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक सत्र ना बुलाने या फिर सख्ती परीक्षण ना कराने देने का आदेश जारी करने के लिए ये गुहार लगाई गई है। दरअसल एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील ने फ्लोर टेस्ट कराए जाने की आशंका जताई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा हो तो आपके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया, जिसके बाद ये घमासान शुरू हो गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हुए राज्यपाल ने कई अहम बातों का जिक्र किया। साफ लिखा गया है कि इस सत्र का एकमात्र एजेंडा सरकार का सख्ती परीक्षण होगा और इससे किसी भी तरह से स्थगित नहीं किया जा सकता। पहले पॉइंट में राज्यपाल ने लिखा कि महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। कहा गया है कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि शिवसेना के 39 विधायक महाविकास आघाड़ी सरकार का साथ छोड़ने की बात कह चुके हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि मंगलवार को राज्य के 7 निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, इसमें बताया गया है कि उन्होंने उद्धव सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और राज्य में फ्लोर टेस्ट करवाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी बताया था कि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस राज्य भवन में आकर उनसे मिले थे। उन्होंने भी दावा किया था कि मौजूदा सरकार बहुमत खो चुकी है, इसलिए फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। तो वहीं भगत सिंह ने अपने पत्र में महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। लिखा गया कि बागी विधायकों के दफ्तर पर हमला किया गया है और परिवार वालों को धमकियां भी दी गई हैं। विधानसभा का विशेष सत्र अब शुरू होगा, फिर शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। कहा गया है कि सत्र को किसी भी कारण से स्थगित नहीं किया जा सकता और ये पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। लेकिन इसके बीच ही शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना होगा कि कल ये फ्लोर टेस्ट हो पाता है या नहीं। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामे के बीच अब क्या महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर जाएगी या फिर अभी भी उनके पास कुछ दिनों का समय बाकी रहेगा। तो 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। उसके लिए अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है।
करीब 2 साल के लंबे अरसे के बाद बाबा अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर एक बार फिर से बम बम बोले हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज उठा। महादेव के जयकारे लगाते हुए शिव भक्तों का पहला जत्था कश्मीर घाटी में स्थित पहलगांव के लिए रवाना हो गया। ये श्रद्धालु कल 30 जून वीरवार को श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी शिव भक्तों को यात्रा पर जाने के लिए बधाई देते हुए हरी झंडी दिखाकर जत्थे को भगवती नगर आधार शिविर से पहलगांव के लिए रवाना किया। पहले जत्थे के साथ रवाना हुए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हर श्रद्धालु के चेहरे पर बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करने के लिए उत्सुकता साफ झलक रही थी। दिल्ली से आई दिव्या सेठी ने बताया कि वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिछले 5 सालों से लगातार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान करीब 2 साल तक यात्रा बंद रहने की वजह से वह यहाँ नहीं आ पाई थी, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि भगवान शिव से इस साल उन्हें सबसे पहले दर्शन करने का मौका मिलेगा। अमरनाथ यात्रा के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रवाना होने वाले 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं के साथ भी सुरक्षा बल का एक दल भेजा गया है जो उन्हें सुरक्षित कश्मीर घाटी तक पहुंचाएगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान लश्कर ए तैयबा की आतंकी हमले की धमकी को देखते हुए इस बार सीआरपीएफ के मोटरसाइकिल स्क्वाड को भी जत्थे में शामिल किया गया है। इसके अलावा जम्मू से लेकर श्रीनगर तक हाईवे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उधमपुर जिले में काली माता मंदिर के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग मंथल में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। करीब सुबह 5:30 बजे के करीब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया। उनके साथ मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र राणा तो वहीं वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ सहित विभिन्न एजेंसियों को इस बार लगा दिया गया है। हर बार की तरह इस बार भी सीआरपीएफ का मोटरसाइकिल स्क्वाड जत्थे की अगुवाई कर रहा है। 30 जून को ये श्रद्धालु श्री अमरनाथ यात्रा के मार्ग बालटाल और पहलगांव से होते हुए बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करेंगे। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में इस समय पूरे आकार में विराजमान है। भोले के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं टीकरी पहुंचने पर उधमपुर प्रशासन और शहर के लोगों ने श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत भी किया है। तो बुलेटिन में बात अब पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को लेकर निशाना साधा है और कई सवाल भी किए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अग्निवीरों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया है, साथ ही उन्हें नौकरी में प्राथमिकता देने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने केंद्र की तरफ से मिले एक पत्र के जवाब में यह प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी सीएम बनर्जी बीजेपी पर अग्निपथ योजना के लिए सशस्त्र कैडर तैयार करने के आरोप लगा चुकी हैं। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ममता ने कहा कि मुझे एक पत्र मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से अग्निवीरों को 4 साल के बाद नौकरी देने की अपील की है। वह चाहते हैं कि मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को नौकरी दूं। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? पहली प्राथमिकता प्रदेश के युवाओं को दी जाएगी। इस तरीके का बयान ममता बनर्जी का सामने आया। पहले भी ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। केंद्र के पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल के एक कर्नल ने हाल ही में मुझे एक अनुरोध के साथ पत्र भेजा, लेकिन हम बीजेपी के कचरे के डिब्बे को साफ क्यों करें? जब केंद्र उन्हें 4 साल के बाद छोड़ देगा तो राज्य उन्हें पूरे कार्यकाल की नौकरी देने की जिम्मेदारी क्यों उठाएंगे?
केंद्र उन्हें 60 साल का पूरा होने तक सैनिक के तौर पर पूरा कार्यकाल देने की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाता है। अग्निपथ योजना को लॉलीपॉप भी ममता बनर्जी ने कह डाला। जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को वोट बटोरने और ठग और कैडर बनाने के लिए बीजेपी का लॉलीपॉप करार दिया। ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि अग्निपथ वास्तव में एक बीजेपी कैडर गठन परियोजना है। यह अलग बात है कि केंद्र युवाओं को स्थायी नौकरी देता है, लेकिन अग्निपथ वास्तव में 4 साल का एक लॉलीपॉप की तरह लालच है। 4 साल बाद उनके पास बंदूक चलाने की मंजूरी होगी और उसके बाद वे क्या करेंगे, यह ऐसा तो बीजेपी युवाओं को ठग रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर नाम उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्हें योजना के तहत भर्ती किया जाएगा और वे बीजेपी के लिए वोट लूटेंगे। सरकार ने सभी भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले लोग अग्निवीर कहा जाएगा, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ब्रिटेन में बात अब मौसम की कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बारिश का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। दिल्ली एनसीआर में 30 जून से मानसून दस्तक देगा। मानसून 30 जून से 1 जुलाई के बीच राजधानी समेत एनसीआर के उत्तर भारत के बड़े हिस्से को कवर कर लेगा। मंगलवार को मौसम विभाग ने बताया कि 20 जून के बाद से मानसून अगले 24 घंटे में आगे बढ़ेगा। अगले 24 घंटे में यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएगा। वहीं इसके बाद इसका अगला पड़ाव दिल्ली होगा। आईएमडी के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। 30 जून से 1 जुलाई के बीच मानसून राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूरे यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों समेत हरियाणा, चंडीगढ़ और पूरे दिल्ली को कवर कर लेगा। मानसून की शुरुआत राजधानी में जोरदार बारिश से रहेगी। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इससे पहले दिल्ली को जबरदस्त उमस और गर्मी के बीच एक और दिन बिताना पड़ेगा, यानी कि बुधवार को गर्मी और नमी दोनों चरम पर होंगी। पिछले 2 से 3 दिनों के मुकाबले बुधवार को मौसम और अधिक असहज करने वाला हो सकता है। तापमान के साथ साथ नमी के स्तर में भी काफ़ी इजाफा होगा। पूर्ण अनुमान के अनुसार मंगलवार को बादल छाए रहे, जिसके साथ मंगलवार को बादलों का गरजना भी देखने को मिला, लेकिन बारिश की संभावना काफ़ी कम रही। इसके साथ ही 30 जून को बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान मानसून भी आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 29 जून के बाद से मानसून सक्रिय हो जाएगा, जिसके बाद हल्की बारिश दिल्ली और एनसीआर के साथ कई इलाकों में देखने को मिलेगी। ब्रिटेन में बात अब कोरोना केसों की कर लेते हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,506 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच बीते 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,506 नए मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में लगभग 25% ज़्यादा हैं। वहीं इस दौरान 30 मरीजों की जान भी कोरोना से चली गई है। बता दें कि कल के आंकड़ों में 11,793 मामले सामने आए थे और 27 मरीजों की कोरोना से मौत हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटों में 11,574 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 99,602 हो चुकी है, जो कि कल की तुलना में 2,902 अधिक है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 52,50,077 लोगों की
माफ़ कीजिएगा 5,50,077 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। ये बीते 24 घंटे में 874 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 4 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है। इससे पहले मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 628 नए मामले सामने आए थे और 3 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,482 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 9 लोगों की मौत महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। आज की तुलना में कोरोना के मामलों में 1,113 मरीज अधिक आए हैं, जिसमें मुंबई की बात करें तो यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,290 मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली के मंगोलपुरी फेस 1 इलाके में आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और उन सभी दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में के मंगोलपुरी फेस 1 इलाके में बुधवार सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक यहां खाने के तेल की फैक्ट्री में रात 3 बजे आग लगी थी। दिल्ली के अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग से फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने का कारणों का पता किया जा रहा है और आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का काम किया जा रहा है। दिल्ली के फायर सर्विस के अफसर एसके दुआ ने बताया कि आग मीडियम कैटेगरी की थी। 26 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। हमने आग बुझाने के लिए रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया था। दिल्ली में आग की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 6 दिन पहले ही रोहन इलाके में भी एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी, जहां दमकल विभाग ने आग में फंसे 7 लोगों को रेस्क्यू किया था। इसके बाद अब फिर से दिल्ली के मंगोलपुरी फेस 1 इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी। इस फैक्ट्री में दमकल विभाग की 26 गाड़ियां लगी, जिन्होंने आग पर काबू पाया और आग के बाद कूलिंग का काम किया गया। ये 3:05 की कॉल मिली थी हमें और बाद में जिसको अपग्रेड करके इसको मीडियम फायर डिक्लेयर किया गया। बाकी आग पर अर्ली से काबू पा लिया गया है। अभी कूलिंग ऑपरेशन चालू है और इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई अभी तक खबर नहीं है। बाकी बाहर एक जो रोड पे गाड़ी खड़ी थी जिस पर कैंटर था, वो भी कुछ जला हुआ है। उसकी भी कितनी गाड़ियाँ काम कर रही हैं अभी सीन पे टोटल 26 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं है अभी तक, किसी टाइप की कोई कैजुअल्टी या कोई किसी की इंजरी का अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन फिर भी हम पता कर रहे हैं। अगर मान लो हमारे पहुंचने से पहले अगर कोई हताहत हुआ हो। किस चीज़ की फैक्ट्री है सर ये? इसके अंदर एडिबल ऑयल है ये ज़्यादातर, जो पर्टिकुलर जिसमें आग लगी है। बाकी एडजॉइनिंग जो है उसमें मशीनरीज हैं। मशीन इन द सेंस जैसे आपका ना टोस्ट वगैरह बनाने वाली है या कुछ और ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिसमें हम पर्टिकुलर आप खड़े हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र जी, क्या हुआ है बताएं। आप यहाँ मंगोलपुर में मौजूद है, घटना में क्या हुआ है? ये 3 बजे के आसपास यहाँ आग लगी और इसमें फायर की 26 एक गाड़ी आई हैं और पीसीआर आई और सिविल डिफेंस के लोग आए। हमारे पास रात में कॉल आई हमारे सीनियर की कि यहाँ आग लगी है, तो हम यहाँ पे पहुँचे। फिर यहाँ कैजुअल्टी क्या बताया? कैजुअल्टी कुछ नहीं हुई, कैजुअल्टी कुछ नहीं हुई है। नुकसान जो होगा फैक्ट्री के अंदर होगा। कारण था आग लगने का पता चला? केमिकल की फैक्ट्री थी। ब्रिटेन के आखिरी में बात अब भारत और आयरलैंड के बीच T20 के दूसरे मैच की कर लेते हैं, जिसमें भारत ने 4 रनों से जीत दर्ज की है। भारत ने आयरलैंड को 2 मैचों की T20 सीरीज में दूसरे मैच में 4 रन से हरा दिया है। इस रोमांचित के बीच जीत के साथ भारत ने सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में भारत टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दीपक हुड्डा की शतकीय पारी के बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट खोकर
225 रन बनाए। इसके जवाब में आयरलैंड की टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 221 रन ही बना सकी, जिसके बाद आयरलैंड की टीम ने दमदार शुरुआत की थी। इस कैप्टन एंड्रयू ने 60 रन बनाए, जिसके बाद ट्रैक्टर ने 39 रन बनाए। भारत की ओर से भुवनेश्वर, उमरान, हर्षल, बिश्नोई को एक एक विकेट मिले। भारत के लिए दीपक हुड्डा और संजू सैमसन ने के बीच दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड तोड़ 176 रन की साझेदारी हुई। भारत के लिए दीपक हुड्डा ने सबसे अधिक 57 गेंदों में 104 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 6 चौके लगाए, जिसके बाद संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 77 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या ने 15 रन बनाए। भारत ने अपनी पारी के आखिरी 4 ओवरों में अपने 6 विकेट गंवाए। आयरलैंड की ओर से मार्क ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, लेकिन जिसके बाद आयरलैंड की बल्लेबाजी ने गेंदबाजियों को चौंकाया। इसके बाद भी भारत ने आयरलैंड से ये T20 दूसरा मैच 4 रन से जीत लिया। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।